Good evening, ma'am. Good evening. So what's up? मैम जो हर दिन करते वही कर रहे हैं. Okay. Adi, you tell me about Portuguese. क्या पता है Portuguese के बारे में तुमको? आदि? So what's up? Not too many people today. Last class में क्या पढ़ा समृद्धि हमने? आदि, why are you not responding? ना chat में respond कर रहे हो, ना class में respond कर रहे हो. समृद्धि, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? तुम ही बता दो. मैम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा सा पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स कब आए थे और उसने औरंगजेब से वो पास कैसे ले लिया था, उसको मिसयूज कर लिया था. फिर हमने थोड़ा सा पोर्चुगीज के बारे में पढ़ा था. हमने ये भी पढ़ा था कि 3 प्रेसिडेंसीज बना ली हैं ब्रिटिशर्स ने. चेन्नई, कैलकाटा एंड बॉम्बे. ये भी पता है कि बॉम्बे उनको कैसे मिला. तो बॉम्बे में क्या है, इंग्लैंड के प्रिंस ने पोर्तुगीज प्रिंसेस से शादी करी और बॉम्बे उनको डाउरी में मिला. यहाँ तक पढ़ा हमने. यस मैम. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे पहले आने वाले इंडिया में जो लोग थे फॉरेनर्स, देवर पोर्तुगीज 1498 में आए. वास्को डी गामा आया, तब की बात है. ये हमने पोर्तुगीज के बारे में पढ़ा. और भी चीजें पढ़ी कि वो कौन कौन से इलाके में वो रहते थे पोर्तुगीज. सो आई विल जस्ट मेक अ क्विक रिवीजन. गोवा एंड दमन एंड दीव आल्सो आई टोल्ड. ठीक है, मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में ये बताया था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे आए और कैसे कैसे चीजें उन्होंने जहांगीर के कोर्ट में गए और उसके बाद में फिर पोर्चुगीज कौन से ईयर में थे? Portuguese came in 1498. No, beta, Vasco da Gama was the first one to come. So he was Portuguese only. Okay, ma'am. Okay. ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा. फिर हमने ये पढ़ा कि उसके बाद जहांगीर के बाद में हम आज वो पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स किस किस के कोर्ट में गए और ब्रिटिशर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. बट उसके पहले हम शॉर्ट नोट पढ़ लेते हैं, पोर्तुगीज का रिवाइज कर लेते हैं और डच और फ्रेंच पे थोड़ा शॉर्ट नोट पढ़ लेते हैं. तो नाउ वी आफ्टर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग टुडे वी विल गो फॉर द एक्चुअल पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि पोर्तुगीज कौन थे और सबसे पहले इंडिया में कौन आया. तो अगर सबसे पहले इंडिया में कौन आया ये पूछा जाता है तो देवर पोर्तुगीज, जो कि 1498 में आए थे. उनके बारे में क्या है, देवर द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स टू रीच इंडिया. दूसरी बात ये है कि थ्रू आउट दी 15th सेंचुरी में तो वो आए हैं 1498, बट फिर थ्रू आउट दी 16th सेंचुरी उन्होंने बहुत सारे लोकल ट्रेडर्स से कनेक्शन बैठाया और बहुत जगह पे अपना कनेक्शन स्टेब्लिश करा ट्रेड करने के लिए. जो मेजर एरियाज है जहाँ पे पोर्तुगीज रहते थे, दैट वाज गोवा, दमन दीव, ठीक है, और कैलीकट वाज द फर्स्ट सिटी जहां पर वो ऑब्वियसली उतरे थे, क्योंकि वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट पे ही गया था. तो कालीकट, गोवा, दमन दीव यही इनके इलाके हैं जहां पर वो रहते थे. उसके अलावा 1961 तक बाकी सारे इलाकों में तो उनका जो कंट्रोल है, तो गोवा, दमन दीव और इन सब में तो था ही, बट गोवा में स्पेशली 1961 तक पोर्तुगीज थे. इवन आफ्टर अवर इंडिपेंडेंस, हम 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस, लेकिन उसके बाद में भी 1961 तक गोवा जो था वो पोर्तुगीज के कंट्रोल में ही था. बाद में इंडिया ने गोवा को पोर्तुगीज से लिया है. ओके, 1961 में. ठीक है, ये है पोर्तुगीज के बारे में.
शॉर्ट नोट जो कि पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पोर्तुगीज के बाद में यहाँ पर कौन आए, उसके बाद में डच आए। डच लोगों का भी सेम पर्पस था जो पोर्तुगीज का था। डच वर दी पीपल हु केम इन 17th सेंचुरी। तो ये मान लो जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई है उससे थोड़ा पहले दे केम, बट दे केम इन 17th सेंचुरी। कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं है। और वो भी यही सब देख रहे थे कि कैसे कैसे ट्रेड करना है इंडिया में आकर के, और मैक्सिमम चीजों को यहाँ से ले जा करके कैसे यूरोप में बेचना है। लेकिन उन्होंने जो अपने ट्रेडिंग सेंटर्स हैं वो इंडिया में थोड़ी अलग जगह बैठाए, जैसे सूरत है, अहमदाबाद है, पुलीकट, बालासोर। पुलीकट, बालासोर ये दोनों उड़ीसा में है, सूरत और अहमदाबाद गुजरात में है। नागापत्तनम और मसूलीपट्टनम ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्रा और मतलब ईस्ट कोस्ट में आंध्रा और वेस्ट कोस्ट में गुजरात, यहाँ पर ही डच लोगों की मैक्सिमम सेंटर्स थे जहां पर वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया में। मैं फिर से बता रही हूँ, देवर कराई का पुलीकट, बालासोर, सूरत, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम और नागापत्तनम, ये इलाके हैं। तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं अलग से बता रही हूँ। यू विल रीड द चैप्टर, यू गेट टू नो। तो डच लोग मेनली हमारे आंध्र प्रदेश और गुजरात वाले रीजन में थे, लेकिन बहुत धीरे धीरे वो मेनली पेपर के ट्रेड में और स्पाइस के ट्रेड में इंटरेस्टेड थे। मतलब वो केवल मसालों वगैरह के व्यापार करते थे, बट उनका जो मेन फोकस था वो इंडिया नहीं था। धीरे धीरे उनका फोकस शिफ्ट हो गया, और जिस जावा, सुमात्रा और ये जो आज हम जिसको इंडोनेशिया, मलेशिया बोलते हैं, तो वो थोड़ा फॉर ईस्ट चले गए इंडिया को छोड़ करके, और फार ईस्ट के आइलैंड में वो चले गए और वहां पर उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई। तो एक तरीके से कहा जाए तो डच लोग बहुत लंबे समय तक इंडिया में रुके नहीं थे। दे वेंट टू फार ईस्ट, और उनका फोकस फिर फार ईस्ट में शिफ्ट हो गया था, ठीक है। तो डच लोगों ने ज्यादा इंडिया को रूल नहीं करा है। 2-3-4 जगह उनकी अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज थी जो उन्होंने स्टार्टिंग के टाइम में आए वो इंडिया में केवल ट्रेड करने के पर्पज से, बट फिर उनको लगा कि जो फार ईस्ट की कॉलोनीज हैं, जावा है, सुमात्रा है, मोलक्कस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर ज्यादा स्पाइस उनको मिल सकता है, तो वो लोग फिर वहां चले गए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स वर दी मेजर टू पावर्स जिनके बीच में लड़ाई चल रही थी कि कौन इंडिया पे काम करेगा। तो पोर्टुगीज और डच के बारे में तो हमने देख लिया कि उनके पास में लिमिटेड ही लोकेशन है जहाँ पे वो रहना चाहते हैं। पोर्टुगीज की भी गोवा और दमन दीव यही है, और डच की भी सूरत, अहमदाबाद और बालासोर, पुलिकट, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, यही। और वो भी 1-2 स्टेट्स में, बस यही लोग यहीं पर ही काम कर रहे हैं। ये लोग फिर आउट ऑफ द फोकस है, मतलब ये मेजर आगे तक लड़ाई झगड़े में नहीं जाएंगे। बट देन वी टॉक अबाउट द फ्रेंच। तो फ्रेंच वर द थर्ड पीपल टू कम टू इंडिया आफ्टर पोर्टुगीज एंड डच। फिर फ्रेंच आए, और लेकिन फ्रेंच लोग उस पर्पस से नहीं आए थे। दे केम विद अ माइंड ऑफ कंट्रोलिंग इंडिया, और पूरा ट्रेड कंट्रोल करने आए थे। दे केम विद द सेम माइंड जिस माइंड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे। तो जब फ्रेंच लोग इंडिया में आए तो फ्रेंच वर आल्सो केम इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओनली। तो फ्रेंच की जो कंपनी है उसका नाम है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, FEIC, और FIEC, और ब्रिटिशर्स की वाली कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच लोग जब इंडिया में आए, दे केम इन 1664, ठीक है। और उन्होंने फिर धीरे धीरे अपना जो बेस है वो एक्सपैंड करना शुरू करा, कि हम कैसे कैसे जो इंडिया है उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने पौंडीचेरी, यानी जो तमिलनाडु से नीचे का इलाका है, पौंडीचेरी, चंद्रनागौर, माहे, कराईकाल, ये सारे इलाके में वो लोग, चेन्नई के आसपास का इलाका है, वो उन्होंने कंट्रोल करने का कोशिश करा, ठीक है। तो चेन्नई जो प्रेसिडेंसी थी, हमें पता है कि वो ब्रिटिशर्स की प्रेसिडेंसी बन चुकी है इस टाइम तक। ब्रिटिशर्स हैव 3 प्रेसिडेंसी ना, जहाँ पे 3 मेन लोकेशन जहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री या फोर्टिफिकेशन कर रखा है। एक है चेन्नई, दूसरा है कैलकाटा, और तीसरा के क्या नाम है? मुंबई, ठीक है। लेकिन जब फ्रेंच लोग आते हैं तो वो चेन्नई से थोड़ा ही दूर पर जगह है पौंडीचेरी, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो पौंडीचेरी, कराईकाल और माहे, ये 3 इंपॉर्टेंट टेरिटरीज हैं जो फ्रेंच की हैं, ठीक है। कराईकाल और माहे जो है वो भी वहीं नीचे ही पड़ती है। कराईकाल अगर तुम लोग देखोगे तो पौंडीचेरी से थोड़ा नीचे ही है, तमिलनाडु में। तो सबसे ऊपर चेन्नई पड़ता है, जो साउथ है इंडिया का, उसमें सबसे ऊपर चेन्नई है, उसके नीचे पौंडीचेरी है, और उसके नीचे कराईकाल है। ये आसपास ही पड़ते हैं तमिलनाडु में। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स वही थे। किसी इंसान ने मेन इलाका कब्जा कर लिया और किसी ने उसके आसपास का इलाका कब्जा कर लिया। तो चेन्नई ऑलरेडी ब्रिटिशर्स लोग ले चुके थे, तो उसके आसपास का इलाका पौंडीचेरी और कराईकाल बचा था, जो कि फिर फ्रेंच ने ले लिया था, ठीक है। अब इनके बीच की लड़ाई थोड़ा देखना बनता है कि कैसे कैसे पावर बढ़ेगा। मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया है कि 1608 में
जो विलियम हॉकिंस है ही केम टू इंडिया, और फिर उन्होंने जहांगीर से ट्रेडिंग की परमिशन मांगी और ट्रेडिंग की परमिशन जहांगीर ने उनको दे दी। उसके बाद उन्होंने सूरत में ट्रेडिंग पोर्ट बनाया। फिर 1615 में मैंने बोला कि थॉमस रो आए, उन्होंने भी जहांगीर से सेम परमिशन मांगी कि हमको थोड़ी और जगह जो फैक्ट्रीज है उनको एस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी जाए, वो भी जहांगीर ने दे दी। और उसके बाद उनकी फिर बड़रोच, अहमदाबाद और बाकी सारी जगह फैक्ट्री चलने लगी। तो पहली फैक्ट्री का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सूरत में थी। उसके बाद उनकी फैक्ट्री फिर एक्सपैंड होती चली गई। फिर हमने ये देखा कि धीरे धीरे इंग्लिश की फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में भी पड़ जाती है, ठीक है। और ये मसूलीपट्टनम सेम जगह है जो तुम लोगों ने डच के केस में भी पढ़ा है कि डच लोग भी मसूलीपट्टनम और नागापट्टनम इन सबको कंट्रोल करना चाहते थे। बट धीरे धीरे जब डच चले जाते हैं तो डच की जगह पे वो चीजें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है। तो मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम पहले डच लोग वहां पे काम करते थे। फिर जब डच लोग चले गए साउथ ईस्ट यानी और इंडोनेशिया, सुमात्रा की तरफ, तो फिर ब्रिटिश लोगों ने नागापट्टनम और मसूलीपट्टनम अपनी फैक्ट्री खोल ली। तो ये तो बात की बात है कि धीरे धीरे नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम, बालासोर, उड़ीसा, तो ये देखो सारी फैक्ट्रीज है। बालासोर में है, बंगाल में, हुगली में है। तो हम ये देख रहे हैं कि बालासोर, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम वही नाम है। पहले डच लोग वहां पे कर रहे थे, अब ब्रिटिश लोगों ने अपनी फैक्ट्री वहां पे लगा ली क्योंकि डच लोग वहां से चले गए। तो ज्यादा नाम रटने की तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा नेम्स है ही नहीं इसमें, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। उन्होंने 3 बड़े प्रेसिडेंसी टाउन बना लिए हैं, चेन्नई है, बॉम्बे है, कैलकाटा है। फिर धीरे धीरे हमने ये देखा कि उन्होंने मद्रास में जो फोर्ट बनाया था, एक बहुत बड़ा सा फोर्ट, उस फोर्ट का नाम उन्होंने सेंट जॉर्ज रखा। और उसके बाद में एक फोर्ट उन्होंने बनाया था कैलकाटा में जो फोर्ट बनाया था उस फोर्ट का नाम फोर्ट विलियम था, ठीक है। तो 2 अलग अलग फोर्ट उन्होंने बनाए। और तीसरे फोर्ट का नाम हमें पता नहीं, बट ऑब्वियसली सब जगह उन्होंने फोर्ट ही बनाए थे क्योंकि फोर्ट के अंदर ही उनके घर होते थे, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि बाकी कोई फ्रेंच की या डच की आर्मी उनको अटैक ना करे, इसलिए वो फोर्ट बनाते थे जहां पर भी थे। और फोर्ट वाली चीज हमने पहले भी देखी थी कि ये फोर्ट वाला काम पोर्तुगीज ने भी किया था। जब सबसे पहले वो लोग इंडिया आए थे तो उन्होंने भी गोवा में फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया था क्योंकि उन्होंने को फोर्ट जो होता है वो सिक्योर करने के लिए होता है। किंग लोग भी फोर्ट बनाते थे। फोर्ट का मतलब यू हैव अ ह्यूज वॉल जिसके पीछे तुम छुप सकते हो ताकि बाहर के लोग आएंगे तुम पर अटैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि ब्रिटिशर्स को बॉम्बे किस तरह मिला। तो मैंने बताया था कि 1661 की बात है जब चार्ल्स टू ने शादी करी थी। चार्ल्स टू ब्रिटेन के प्रिंस हैं, उन्होंने शादी करी थी प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से, जो कि पोर्तुगीज प्रिंसेस थी। और फिर उनकी शादी होने के बाद में उनको जो डाउरी में बॉम्बे दिया गया था, और उसके बाद में फिर बॉम्बे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया क्योंकि वो लोग तो प्रिंस थे, तो वो लोग तो कभी इंडिया आए नहीं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग तो इंडिया आए थे। तो फिर उन्होंने लीज पे दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप लोग बॉम्बे पर भी अपना कब्जा कर लो और बॉम्बे से भी आप लोग ट्रेडिंग करना शुरू करो। तो हम 1664 के आसपास यानी 17th सेंचुरी के एंड तक में आ चुके हैं। 1664 का मतलब 17th सेंचुरी, अगर किसी को ना पता हो तो जो ईयर चल रहा होता है उसकी नेक्स्ट सेंचुरी चल रही होती है। जैसे अभी चल रहा है 2020, तो चल रही है 21st सेंचुरी, ठीक है। ये तो पता ही होगा सबको कि 1601 से 1699 तक 17th सेंचुरी होती है, 1701 से 1799 तक 18th सेंचुरी होती है, और 1801 से 1899 तक 19th सेंचुरी बोलते हैं। समझ गया ना क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि जब 100 साल पूरे होंगे तो वो सेंचुरी अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। तो यानी 17th सेंचुरी एंड की हम बात कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स लोग काफी मेजर पावर बन चुके हैं इंडिया में, और उन्होंने अपने 3 प्रेसिडेंसी टाउन भी बना लिए हैं। जहांगीर से परमिशन लेकर के जगह जगह उन्होंने अपनी फैक्ट्री भी बना ली है, चाहे बालासोर हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे सूरत हो, चाहे चेन्नई क्यों ना हो, नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम, बंगाल, एवरीवेयर दे हैव फैक्ट्री। जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लोकेशन है इंडिया के, उन्होंने सब जगह बना लिया है। अब फिर हम देखते हैं 1715 तक। मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिया था, थॉमस रो जब आया था और उसने एक्सपैंड करने के लिए पूछा था। उसके बाद 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में जो है वो मुगल एम्परर फारूक शाह था, उसके पहले जहांगीर को हटा करके फिर फारूक शाह बना था। अब फारूक शाह ने भी जो परमिशन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, लेकिन अब उसने और ज्यादा परमिशन दे दिया। अभी वो बंगाल में तो कलकत्ता से कर ही रहे थे, उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में और भी ज्यादा बड़े लेवल पे ट्रेड करने की परमिशन फारूक शाह ने दे दी, और बहुत कम पेमेंट ऑफ रेवेन्यू पे। तुम लोगों को मुझे बहुत कम पैसा एज अ पार्ट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, बहुत कम पैसे में ही तुम लोग बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जितना चाहो उतना ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा गुजरात और डेक्कन, डेक्कन का मतलब आज का प्रेजेंट डे कर्नाटका। तो डेक्कन में 2-3 आज के डेट के स्टेट्स हैं जो इन्वॉल्व है, मेजरली गुजरात, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो उस वक्त डेक्कन का राइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट था। डेक्कन मतलब
आज का प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात। उसका भी कुछ एरिया में फारूखशियार ने दे दिया था कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम लोग अब यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। तो हम ये देख रहे हैं कि 1608 में आए हुए लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1608, फिर 1615, अब आ गए हैं 1717, यानी 100 साल बाद की सिचुएशन में ही इतना कुछ चेंज हो चुका है कि 100 साल बाद की में इतना कुछ चेंज हो चुका है इंडिया में कि नाउ दे आर हैविंग एवरीथिंग। जब 1618 तक आते आते 1615 जब तक थॉमस रो आया था तब तक ही उन्होंने 5-6 लोकेशन पे अपनी फैक्ट्री बना ली थी। तो अगले 100 साल में तो तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऑलमोस्टली एंटायर इंडिया, चाहे वो नॉर्थ का बिहार ही क्यों ना हो। इसलिए 1717 में बिहार तक भी उन लोगों की पहचान, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह बन गई थी, और साउथ का ऑलमोस्ट हर इलाके में उनकी फैक्ट्री, जहां जहां भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लोकेशंस इंडिया की रही है पहले, वहां वहां सब जगह उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा ली थी। इस बात पे कोई डाउट है? और सबसे बड़ा रीजन जो है हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा ही यहाँ के रूलर्स जो है वो ट्रेडिंग कंसेशन देते रहे हैं, और हमेशा ट्रेडिंग कंसेशन मिलने की वजह से वो लोग जगह जगह अपनी फैक्ट्री लगाते रहे हैं, और उसका फायदा उन्होंने बहुत उठाया है। तो अगर अब मैं ये कहूँ तुम लोगों को कि 1608 में वो पहली बार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, जब उसने जहांगीर के कोर्ट में गया, कैप्टन विलियम हॉकिंस, तब से लेकर के 1717 यानी 100 साल से ऊपर गुजर गए, लेकिन तभी भी हमारे यहाँ के जो किंग लोग हैं वो उन्होंने उनको फरमान देना या फिर ट्रेड में कंसेशन देना बंद नहीं किया। और 100 साल तक अगर आप सेम गलती को रिपीट करते रहेंगे तो सूनर और लेटर किसी ना किसी टाइम गुलाम तो बन ही जाएंगे। तो 100 साल तक इंडियन किंग्स ने सेम गलती करी कि वो लोग आते रहे और ट्रेडिंग की जगह जगह परमिशन मांगते रहे और हम उन्हें देते रहे, ठीक है। और साथ में वो उन लोगों ने और किसी यूरोपियन पावर को यहाँ रुकने नहीं दिया। डच को भी यहाँ से डच तो वैसे खुद से गए, बट एक रीजन ये भी था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा अपने पर फैला रही थी, डच को पता था कि उन्हें कोई और लोकेशन चाहिए, इसलिए वो चले गए। तो ना तो उन्होंने डच को ढंग से ठहरने दिया, ना तो पोर्तुगीज को उन्होंने यहाँ पे करने दिया कब्जा। और अभी हम देखेंगे फ्रेंच के साथ में उनके कार्नेटिक वॉर्स हुए हैं और फ्रेंच को भी उन्होंने अल्टीमेटली भगा कर ही माना। तो डच और पोर्तुगीज ने तो कुछ ज्यादा चैलेंज लिया ही नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो तो खुद में ही थोड़े ही लोकेशन पे समेट के रह गए, 2-3 लोकेशन पे। लेकिन फ्रेंच लोगों की उतनी ही बड़ी इच्छा थी यहाँ पे रुकने की जितना इंग्लिश लोगों की थी कि हम भी यहाँ पे रुके और बहुत अमीर बन के जाए। इसीलिए फिर फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, और ये लड़ाई हमें बाकी किसी यूरोपियन पावर के बीच देखने को नहीं मिलती इंडिया में, चाहे वो डच हो या पोर्तुगीज हो, बिकॉज उन्होंने लड़ाई करी नहीं ज्यादा। पोर्तुगीज ने तो अपनी बेटी की शादी कर दी उनसे कि भाई इनसे कौन लड़े, और डच लोग अपना ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गए। लेकिन फ्रेंच लोगों ने उनसे लड़ाई करी क्योंकि उनको भी रहना था इंडिया में। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह स्ट्रगल चलता है, ठीक है। धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बहुत ज्यादा यहाँ पर पोस्ट वगैरह बनाने लगी और जगह जगह उसकी फैक्ट्री वगैरह हो गई, देखो अभी एनसीईआरटी हो या फिर कोई और बुक हो, यू विल बी हैविंग दिस चार्ट जिसमें हमेशा यहाँ पर ये बना होगा कि कहाँ कहाँ पर किस किस की लोकेशन थी। यहाँ पे 4 बने हुए हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच और दानिश। इनकी दानिश के बारे में भी ज्यादा पढ़ाया नहीं है। ये लोकेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि किस लोकेशन पे कौन से लोग रहते थे। एक बार इस मैप को रेफर कर लेना, इससे तुम लोगों के बहुत एक मार्क के क्वेश्चन बहुत इजिली हो जाएंगे, ठीक है। होमवर्क में बस ये आज एक मैप ही रेफर करना है, और उसके अलावा जितना मैं पढ़ाऊंगी उससे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो करने हैं, ठीक है। चलो फिर हम आज आगे पढ़ते हैं फ्रांस की और इंग्लिश की राइवलरी की कहानी। तो जैसे जैसे इंडिया में यूरोपियंस लोग, अभी हम नियरली 1700s की बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1717 तक की बात मैं कर चुकी हूँ। तो 1608 से 1717 तक मैं बात कर चुकी हूँ। मैंने 3-4 चीजें ही तुम्हें पढ़ाई हैं 1608 से 1717 तक। एक चीज तो मैंने तुम्हें ये पढ़ाई है कि 1608 में उनकी पहली बार सूरत में फैक्ट्री लगी है। फिर मैंने 1615 के बारे में तुम्हें बताया है कि उसके बाद उनके अहमदाबाद और भरूच में फैक्ट्री लगी है। फिर मैंने तुम्हें ये बताया है कि 1664 यानी 50 सालों के अंदर ही वो लोग अपनी 3 प्रेसिडेंसी बना लेते हैं। एक है मद्रास की प्रेसिडेंसी, एक है बॉम्बे की प्रेसिडेंसी, और एक है तुम्हारी कैलकाटा की प्रेसिडेंसी। और उसमें भी बॉम्बे की प्रेसिडेंसी शादी की वजह से हुई है, यानी 1664 के आसपास ही शादी हुई होगी पोर्तुगीज प्रिंसेस की, ब्रगेंजा की और ब्रिटेन के प्रिंस की, ठीक है। तो ये बात भी हमने देख ली, 1600s के में ही देखी है। उसके बाद फिर हमने ये देखा है कि किस तरह से जो फ्रेंच है वो भी आते हैं 1664 के आसपास इंडिया में, और वो लोग फिर धीरे धीरे एस्टैब्लिश करने लगते हैं। तो 1717 फिर हम डायरेक्टली जंप कर गए हैं कि अब 50 साल बाद की बात देखते हैं। तब में जो एम्परर है वो चेंज हो गया है। अब पहले था एम्परर हमारा जहांगीर, 100 साल के बाद
एम्परर है फारूकशियार, और फारूकशियार भी सेम पॉलिसी कंटिन्यू करता है लाइक उसके दादा के जैसे, कि वो भी ट्रेड की कंसेशन देते थे ब्रिटिशर्स को, तो फारूकशियार भी ब्रिटिशर्स को ट्रेड की कंसेशन देता है। लेकिन अभी 100 सालों में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, क्योंकि फ्रेंच लोग भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं इंडिया में, और उन्होंने भी अपनी 3-4 लोकेशंस में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर ली हैं, जैसे कि कराईकाल, माहे और पौंडीचेरी उनके मेन इलाके हैं। ठीक है, अब कराईकाल, माहे और पौंडीचेरी जो कि चेन्नई के थोड़ा नीचे हैं, जिनको हम मैप पे देख लेंगे घर पे जाकर के, उनकी लड़ाई चल रही है ब्रिटिशर्स के साथ, और दोनों में ये देखना है कि अब कौन जीतेगा। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। तो 17th सेंचुरी, अब हम डायरेक्टली चलते हैं 17th सेंचुरी, यानी इसकी बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1608 से लेकर के 17 तक। अब हम 1717 ऑनवर्ड्स यानी 18th सेंचुरी की बात करते हैं। तो उसमें जब हम देखेंगे बाय द 18th सेंचुरी द ब्रिटिश और फ्रेंच दो एक मेजर पावर हैं जो इंडिया में बन चुकी हैं। पोर्तुगीज ने ऑलरेडी अपनी मोनोपोली खो दी है, जो हमें पता है, और डच लोग भी डिफीट हो चुके हैं, और वो साउथ ईस्ट की तरफ यानी जावा, सुमात्रा, प्रेजेंट डे इंडोनेशिया, मलेशिया की तरफ जा चुके हैं, और उन्होंने अपना फोकस उधर शिफ्ट कर दिया है। 17th और 18th सेंचुरी में इंग्लैंड और फ्रांस की राइवलरी इंडिया में नहीं थी, उन लोगों का लड़ाई झगड़ा केवल इंडिया में ही नहीं चलता था, यूरोप में भी उन लोगों की राइवलरी चलती थी, यानी इंग्लिश और फ्रेंच देवर राइवल्स इवन बिफोर कमिंग टू इंडिया। इंडिया में आने से पहले भी उन लोगों का झगड़ा ही चलता था यूरोप में, क्योंकि इंडिया के अलावा और भी बहुत सारी कॉलोनीज, अमेरिका ले लो, अफ्रीका ले लो, दे यूज्ड टू फाइट एवरीवेयर। हमेशा उनको कॉलोनीज को लेके झगड़ा चलता था कि कौन कॉलोनी को जो है वो कंट्रोल करेगा। तो अमेरिका में भी इनका झगड़ा चल रहा था, अमेरिका में भी ब्रिटिशर्स गए थे अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करने, और फ्रेंच भी वहां गए थे अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करने, तो वो लोग अमेरिका में भी झगड़ रहे थे। और सिमिलरली जब वो लोग इंडिया आए तो इंडिया में भी फ्रेंच आ गए ब्रिटिशर्स के पीछे पीछे, तो यहाँ पे भी उनका झगड़ा चलने लगा। ठीक है, सो व्हाट वी से, अगर मैंने बाई चांस ये बता दिया हो कि फ्रेंच वर द थर्ड पीपल, बिकॉज आई एम रिकॉलिंग कि मैंने ये कह दिया है कि फ्रेंच वर द थर्ड पीपल टू कम, फ्रेंच वर द लास्ट टू कम टू इंडिया, फर्स्ट वर पोर्टुगीज, देन डच, देन इंग्लिश, देन फ्रेंच। ओके, 1664 में वो आए हैं, और उसके पहले ही 1608 में ही इंग्लिश आ गए थे। ठीक है, मुझे लगा शायद मैंने नहीं बोला, बट आई गेस किसी ने सुना हो तो शायद मैंने यही कह दिया था कि फ्रेंच वर द थर्ड वन टू कम, दे वर लास्ट टू कम। ओके, उसके बाद यहाँ पर फाइनली हम अब लड़ाई झगड़ा देखने हैं। 18th सेंचुरी के मिडिल में आते आते इंग्लिश लोग बहुत सारी जगहों पर ऑलरेडी जीतने लगे। ठीक है, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली वो 100 साल पहले से इंडिया में है, 1608 से ही ऑलरेडी है, तो फ्रेंच से तो तकरीबन 50 साल पहले ही आ गए थे वो। ठीक है, तो उनको उस चीज का फायदा मिला, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे अपनी फैक्ट्रीज लगा रखी हैं। लेकिन फ्रेंच लोगों के पास कम पावरफुल तो थे नहीं वो, क्योंकि उन्होंने भी वर्ल्ड की बहुत सारी जगह फ्रेंच की बड़ी बड़ी कॉलोनीज थी, तो दे वर दी वेरी पावरफुल पीपल, जो लोग की इंग्लिश को लड़ाई झगड़ा कर सकते थे। ठीक है, तो इस चक्कर में उन लोग के बीच में अक्सर लड़ाई हो जाती थी, और उनके बीच में जो लड़ाई हुई है उस लड़ाई का एक टर्म है, उसका नाम रखा गया कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक इज अ जगह, इज अ प्लेस नियर हैदराबाद। हैदराबाद की प्रेजेंट डे हम लोग आंध्रा जानते हैं, आंध्रा तेलंगाना में बढ़ चुका है, दोनों की कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद से नीचे का जो एरिया है उसको कार्नेटिक बोलते थे उस टाइम पे। तो मोस्टली जो जगह है वो कार्नेटिक के आसपास ही उनकी लड़ाई हुई है, इसीलिए उन वॉर्स का नाम हमने कार्नेटिक वॉर्स रखा हुआ है। तो जब भी कोई कार्नेटिक वॉर की बात करे तो आपको ये याद रखना है कि ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच हुआ है, क्योंकि हमको ये तो पता है कि ब्रिटिशर्स की लड़ाई पोर्तुगीज और डच से तो हुई नहीं है, वो लोग तो पहले ही भाग गए ये बोल करके कि भाई हमें माफ करो, हम आपसे नहीं लड़ सकते। केवल जो लड़ाई हुई है इंडिया को लेकर के वो हुई है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, जिनको कार्नेटिक वॉर्स के नाम से जाना जाता है। तो कार्नेटिक वॉर एक वॉर नहीं है, दे आर द सीरीज ऑफ 3 वॉर्स, 3 वॉर हैं जो लड़े गए हैं ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, फॉर कंट्रोलिंग द इंडियन टेरिटरी, के इंडिया को कंट्रोल कौन करेगा। ठीक है, और ये जो वॉर्स हैं ये लड़े गए हैं 1746 से लेकर के 1763 तक। तो 1746 कौन सी सेंचुरी होगी? 18th सेंचुरी। तो 1746 से लेकर के 1763 नियरली 20 सालों में 3 लड़ाइयां लड़ी गई हैं, उनका नाम हमने कार्नेटिक वॉर रखा है। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की ये लड़ाई है। ठीक है, कोस्टल कार्नेटिक रीजन जो कि हैदराबाद के नीचे डिपेंडेंसी थी हैदराबाद की, वहां पर ये बैटल ग्राउंड था, यानी वहां पर ये लड़ाई लड़ी गई है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की बात अब करते हैं। जो पहला कार्नेटिक वॉर हुआ वो 1746 में हुआ और 2 साल चला, 1746 टू 1748। ठीक है, लेकिन पहले कार्नेटिक वॉर की शुरुआत इंडिया में नहीं हुई, पहला कार्नेटिक वॉर यूरोप में उन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी, इसलिए इंडिया में लड़ाई चलने लगी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ही इंडिया में है, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड जो कंट्रीज है वो तो यूरोप में है,
वो लोग वहां ही लड़ रहे थे, यूरोप में ही देवर फाइटिंग, और इसी वजह से यहाँ भी लोग गुस्से में थे और यहाँ पर भी वो लोग फिर आपस में लड़ने लगे। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि 1742 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में लड़ाई हो गई। ठीक है, और उस लड़ाई की वजह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर लड़ाई करनी शुरू कर दी फ्रांस के साथ में। ठीक है, हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स ने नवाब ऑफ कार्नेटिक हैदराबाद की मैंने बताया डिपेंडेंसी है, उस रीजन को हैदराबाद और उसके सराउंडिंग रीजन को उस वक्त कार्नेटिक कहा जाता था। तो कार्नेटिक का जो नवाब था, इंग्लिश लोगों ने यानी ब्रिटिशर्स लोगों ने उसके साथ मिलकर कुछ फ्रेंच लोगों की जो शिप है उसको अटैक कर दिया या उसको कैप्चर कर लिया, उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत गुस्सा थे कि फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई यूरोप में चल रही है, तो ब्रिटिशर्स को यहाँ भी यूरोप से बदला लेना, फ्रेंच से बदला लेना था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, नवाब ऑफ कार्नेटिक के साथ मिल करके फ्रांस लोगों की शिप्स को कब्जा कर लिया। ठीक है, और जब इस बात का पता फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो वो तो पौंडीचेरी में ही रहते थे, क्योंकि पौंडीचेरी मैंने क्या बताया है कि इफ दिस इज साउथ इंडिया, तो उसमें ये वाला रीजन है मद्रास, ये रीजन है, मेरी पहली उंगली है मद्रास, दूसरी उंगली उसके थोड़ा नीचे ये है पौंडीचेरी, और तीसरी थोड़ा उसके और नीचे ये है कराईकाल। तो पौंडीचेरी और कराईकाल यानी नीचे की ये और ये उंगली में तो फ्रेंच रहते हैं, और ऊपर मद्रास ब्रिटिशर्स के हाथ में है, वो उनकी प्रेसिडेंसी है। तो यहाँ से यहाँ जाने में फ्रेंच लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगा, 100 किलोमीटर है हार्डली चेन्नई से पौंडीचेरी, मैं जा चुकी हूँ, चेन्नई से पौंडीचेरी इज नियरली 100 किलोमीटर। वो लोग गए और उन्होंने जाकर के मद्रास को कब्जा कर लिया फ्रेंच ने। जब उनको ये पता चला कि कार्नेटिक के नवाब के साथ मिल करके ब्रिटिशर्स लोगों ने हमारी शिप्स को कब्जा कर लिया है, तो वो गए, उन्होंने मद्रास को कब्जा कर लिया, क्योंकि वो पौंडीचेरी में ही रहते थे और पौंडीचेरी उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ तो दोनों के बीच ऑब्वियसली एक क्या आ गया, स्टेलमेट की सिचुएशन आ गई, ना तुम जीतोगे ना हम हारेंगे। उस वक्त उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी का नाम है एलेक्स ला चैपल। एलेक्स ला चैपल ट्रीटी इंग्लिश सुनने में लग रही है, क्योंकि वो ट्रीटी ऑब्वियसली बाहर हुई है। ठीक है, और वो उधर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हो गई थी, और इसलिए जब उन लोगों ने वहां ट्रीटी कर ली तो उन लोगों ने फिर यहाँ पे झगड़े को वापस बढ़ाया नहीं और फिर बंद कर दिया झगड़ा। तो फर्स्ट वॉर काइंड ऑफ अ वॉर जिसमें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, उन्होंने उनकी शिप पकड़ ली तो इन्होंने जाकर के मद्रास को ही कब्जा कर लिया, और जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी मतलब समझौता, उस ट्रीटी का नाम है एलेक्स ला चैपल। एक्स ला चैपल की ट्रीटी में ऐसा बोला गया कि जो फ्रांस के लोग हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई अमेरिका में भी चल रही थी कॉलोनीज को लेकर के, मैंने बताया ना कि फ्रांस लोगों की कॉलोनी केवल इंडिया में ही नहीं थी, अमेरिका में भी थी। वैसे ही ब्रिटिश लोगों की कॉलोनी केवल इंडिया नहीं थी, उनकी कॉलोनीज भी अमेरिका में थी। तो उनके बीच में फिर फायदा हुआ, एक ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी में फ्रांस लोगों को यूएस का कोई पार्ट यानी अमेरिका का कोई पार्ट मिल गया, और यहाँ पर ब्रिटेन लोगों को चेन्नई वापस मिल गया। तो उन्होंने बोला कि फ्रेंच लोगों ने कि हम इंडिया में तुम्हें तुम्हारे चेन्नई वापस कर देंगे, अमेरिका में जो कॉलोनी है उसका कुछ हिस्सा तुम हमको दे दो। तो इस ट्रीटी में ऐसा हुआ कि नॉर्थ अमेरिका का जो लुइसबर्ग रीजन है वो फ्रांस को मिल गया, और यहाँ पर इंडिया में ब्रिटिशर्स को मद्रास वापस मिल गया। किसी को समझ आया? कहानी है, सुनना आसान होगा। अभी तक किसी को कोई डाउट है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ है? नो मैम, कोई डाउट नहीं है ना? ओके, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर मैंने यहाँ बताया है कि 1742 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में लड़ाई चलने लगी, और उसी वजह से वो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच इंडिया में भी लड़ने लगे। ठीक है, कुछ लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बन के इंडिया में रहने आए थे ना, तो उनको वो पता चला कि हमारी होम कंट्री में लोग लड़ाई कर रहे हैं तो हम भी इनको यहाँ से निकाल भगाएंगे, और इसीलिए लड़ाई शुरू हुई थी। इंडिया का कोई रीजन नहीं था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वो लोग आपस में ही यूरोप में लड़ रहे थे, इसलिए वो लोग इंडिया में भी लड़ने लगे। ठीक है, और उस ट्रीटी एलेक्स ला चैपल में कुछ पार्ट फ्रांस को लुइसबर्ग रीजन अमेरिका का मिल गया, और यहाँ पर फिर उन्होंने इंग्लिश का जो मद्रास कब्जा कर लिया था वो उन्होंने उन्हें वापस कर दिया। सेकंड कार्नेटिक वॉर इंडिया रीजन बना ऑब्वियसली। सेकंड कार्नेटिक वॉर उसके जस्ट आफ्टर 1 ईयर, जैसे ही फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म होता है, क्योंकि इनकी आपस में तो बिल्कुल बनती नहीं है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की, इनको तो एक दूसरे का खून पीने को कह दो तो ये बस खुश है बिल्कुल। तो जैसे ही फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म हुआ वैसे ही सेकंड कार्नेटिक वॉर हो गया। क्या हुआ कि कार्नेटिक और हैदराबाद दोनों ही जगह के जो रूलर्स थे वो मर गए सेकेंड कार्नेटिक वॉर जब शुरू हुआ। तो 1749 में सेकेंड कार्नेटिक वॉर शुरू हुआ। तो शुरू क्यों हुआ? क्योंकि हैदराबाद और हैदराबाद जो कार्नेटिक है वो हैदराबाद के नीचे यानी उसका सराउंडिंग रीजन उसकी डिपेंडेंसी है। तो नवाब का जो कार्नेटिक का नवाब था
और जो हैदराबाद का नवाब था, वो दोनों ही नवाब निपट लिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि किस जगह पर कौन बैठेगा। तो ब्रिटिशर्स लोग ये चाहते थे कि हैदराबाद और कर्नाटक में हमारा इंसान बैठ जाए गद्दी पर, और फ्रेंच लोग ये चाहते थे कि हैदराबाद और कर्नाटक दोनों ही रीजन में हमारा नवाब बैठे। क्यों चाहते थे दोनों लोग? क्योंकि दोनों को ही पता था कि अगर हमारे हिस्से का नवाब बैठेगा जिसको हम सपोर्ट करेंगे, तो वो हमको ट्रेड में बहुत सारा कंसेशन देगा और हमें ट्रेड करना आसानी रहेगी। तो ब्रिटिशर और फ्रेंच दोनों ही चाहते थे कि हैदराबाद और कर्नाटक दोनों ही जगह उनके जिनको वो चाहते हैं वो नवाब बैठे। इस चक्कर में दोनों लोग आपस में लड़ने लगे। तो हुआ क्या कि कर्नाटक में दो लोग थे, एक थे चंदा साहिब, उनको फ्रेंच लोग सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरे थे मोहम्मद अली, जिनको ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे। तो कर्नाटक रीजन में भी दो लोग थे जो गद्दी में बैठना चाहते थे। एक थे चंदा साहिब, जिनको फ्रेंच लोग चाहते थे कि ये गद्दी पे बैठ जाएं, और दूसरे थे मोहम्मद अली, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये गद्दी पे बैठ जाएं। और जब फिर वैसे ही हैदराबाद में एक नसीर जंग थे, जिनको ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो गद्दी पे बैठ जाएं, और दूसरे थे मुजफ्फर जंग, जिनको फ्रेंच चाहते थे कि वो गद्दी पे बैठ जाएं। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इन जनरल बता रही हूँ कि दो लोग थे जिनको दोनों ही चाहते थे। ठीक है, एक जगह मुजफ्फर जंग और नसीर जंग, और दूसरी जगह चांदा साहिब और मोहम्मद अली। अब इतनी दिक्कत चल रही है कि दोनों ही जगह आपस में फ्रेंच वाले और ब्रिटिशर्स वाले अपोजिट लोगों को सपोर्ट करने लगे। चांदा साहिब को फ्रेंच लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो मोहम्मद अली को ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे। तो मोहम्मद अली की सेना और चांदा साहिब की सेना आपस में लड़ने लगी, और उनके पीछे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच भी लग गए, आपस में लड़ने लगे कि नहीं नहीं ये हमारा वाला बैठेगा, वो बोल रहे हैं हमारा वाला बैठेगा। और इस तरह से कार्नेटिक वॉर शुरू हो गया। तो कार्नेटिक वॉर सेकेंड टाइम इसलिए शुरू हुआ क्योंकि दोनों लोग ये चाहते थे कि उनका ही इंसान कार्नेटिक और हैदराबाद में बैठे, ताकि वो वाले रीजन पे उनका कंट्रोल रहे। तो बेसिकली जो सेकंड वॉर हुआ है वो इंडिया की वजह से ही हुआ है, यानी इंडिया में कंट्रोल चाहिए था उनको, इसीलिए हुआ है। ये है सेकंड वॉर। सेकंड वॉर में ऑब्वियसली फ्रेंच लोग पहली बार में सक्सीड हो जाते हैं। तो फ्रेंच लोग पहली बार में सक्सीड हो जाते हैं जब सेकंड कार्नेटिक वॉर की शुरुआत होती है, तो फ्रेंच लोग सक्सीड हो जाते हैं, और वो दोनों ही जगह पे कार्नेटिक में और हैदराबाद में अपने अपने वाले को बैठा पाते हैं। मतलब चांदा साहिब और उसके अलावा मुजफ्फर जंग, दोनों को फ्रेंच लोग बैठा देते हैं कि चलो हैदराबाद में भी हमारा बैठ गया और कार्नेटिक में भी हमारा बैठ गया। लेकिन धीरे धीरे बस बैठा था ही नहीं, और उतने ही टाइम में ब्रिटिशर्स लोग वापस अटैक कर देते हैं। और इस बार ब्रिटिशर्स लोग अटैक करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। और रॉबर्ट क्लाइव को हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम दिया गया है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को वो इंसान बोला जाता है जिसने इंडिया से फ्रेंच को भगा दिया। तो उस वक्त जब सेकंड कार्नेटिक वॉर होता है, तो ब्रिटिशर्स लोग पहली बार हार जाते हैं, ठीक है, और फ्रेंच लोग जीत जाते हैं, और वो कार्नेटिक में और हैदराबाद में दोनों में ही बैठा देते हैं। बट वो वॉर चलता ही था, बीच में जीत गए एक बारी। तब तक भर में ब्रिटिशर्स लोग रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आ जाते हैं, और क्लाइव ने की जो जब लीडरशिप में ब्रिटिश आर्मी बहुत अच्छे से अटैक करती है टैक्टिकली, मतलब दिमाग लगा करके, और फ्रेंच की आर्मी हार जाती है। और फाइनली जो ट्रीटी होती है, यानी सेकंड कार्नेटिक वॉर का जो फाइनल रिजल्ट आता है, उस फाइनल रिजल्ट में ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स की और उनकी एलाइज की जीत हो जाती है। और वहां पर एक ट्रीटी साइन करते हैं फिर ये लोग, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स फिर से। और फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में जैसे ट्रीटी हुई थी एलेक्स ला चैपल की, वैसे ही सेकंड कार्नेटिक वॉर में जो ट्रीटी है, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। और इस ट्रीटी में ऐसा है कि फ्रेंच लोगों ने जितनी भी, क्योंकि वो लोग बीच में जीत गए थे ना, जब उन्होंने अपना अपना बैठा दिया था कार्नेटिक और हैदराबाद में, तो उन लोगों ने बहुत सारी, फ्रेंच लोगों ने बहुत सारी टेरिटरी ले ली थी ब्रिटिशर्स की। तो अब उस ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में ऐसा बोला जाता है कि फ्रेंच लोगों ने जितनी भी टेरिटरी ली है वो सारी टेरिटरी वापस करो, और उसके अलावा ब्रिटिश लोग ही साउथ में सुप्रीम है। क्योंकि वो जीत गए तो पता ये चला कि ब्रिटिश लोग ही मेन इलाके के इसके हेड रहेंगे। क्योंकि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का तो कोई रिजल्ट आया नहीं, लेकिन सेकंड कार्नेटिक वॉर में ब्रिटिशर्स लोग जीत जाते हैं, और एक तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि फ्रेंच लोग सबऑर्डिनेट हैं, वो लोग उतने पावरफुल नहीं है। क्योंकि क्लाइव बहुत अच्छा लीड करता है ब्रिटिश आर्मी को, और फ्रेंच आर्मी को अच्छी धूल चटाते हैं वो लोग। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में फ्रेंच लोगों ने जितनी भी चीजें ली होती है, ब्रिटिशर्स की जितनी भी टेरिटरी कब्जा की होती है, सब वो लोग वापस कर देते हैं। फर्स्ट अगर याद हो तो पहले में भी उनको यही करना पड़ा था फ्रेंच लोगों को। तो फ्रेंच लोगों को इंडिया में हमेशा ही ब्रिटिशर से उन्होंने जो भी लिया है वो सब वापस करना पड़ता था। तो फर्स्ट ट्रीटी भी जब हुई तब भी फ्रेंच लोगों ने चेन्नई वापस कर दिया, और जब सेकंड ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, तब भी फ्रेंच लोगों ने जितनी भी चीजें हड़पी थी, ब्रिटिशर्स की जितने भी टेरिटरी पे कब्जा जमाया था, वो सब वापस कर दिया। उसके बाद थर्ड कार्नेटिक वॉर होता है 1756 में। फिर से 2-3 साल के बाद ही हो जाता है कार्नेटिक वॉर। उसके बाद क्या है कि फिर से यूरोप लोगों में
फिर से यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन फिर से लड़ने लगे यूरोप में। तो यूरोप में 7 साल का 7 ईयर वॉर लॉन्ग शुरू हो गया यूरोप और फ्रांस के बीच, क्योंकि वो लोग हमेशा झगड़ते रहते थे, दोनों को ही पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावर चाहिए होती थी। तो फिर से उनके बीच झगड़ा हो गया, यूरोप में शुरू हो गया फ्रांस कॉलोनीज को लेकर के, अमेरिका और अफ्रीका की। फिर से 7 ईयर वॉर शुरू हो गया यूरोप और फ्रांस के बीच, मतलब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। तो उस वॉर की वजह से फिर से इंडिया में ये लोग झगड़ने लगे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है कि फ्रांस और ब्रिटिशर्स की जो फोर्स है वो अब आमने सामने फिर से आई थर्ड कार्नेटिक वॉर में। और इस बार ब्रिटिश फोर्सेस बहुत ज्यादा तैनात थी। इस बार उन्होंने फ्रेंच लोगों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। तो ब्रिटिशर्स ने चंद्रनौर और जितने भी फ्रेंच के इलाके हैं उन सबको कंट्रोल कर लिया। और एक बैटल है, उस बैटल का नाम बैटल ऑफ बांदी वॉश रखा गया है। बैटल ऑफ बांदी वॉश में बहुत ज्यादा गंदा हरा दिया फ्रेंच आर्मी को। उसके बाद में फ्रेंच आर्मी पूरी तरह बर्बाद हो गई। और वो ट्रीटी है, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद हम देखेंगे कि फ्रेंच लोग इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में भी उन्होंने अपना जीता हुआ सारा चीज लौटा दिया था ब्रिटिशर्स को। सेकंड कार्नेटिक वॉर में भी उन्होंने जितनी भी ब्रिटिशर्स की टेरिटरी ली थी वो लौटा दिया था, और ये मान लिया था कि ब्रिटिश लोग सुप्रीम है साउथ इंडिया में या इंडिया के ट्रेड में। थर्ड कार्नेटिक वॉर में वो लोग बहुत बुरा हार जाते हैं बैटल ऑफ बांदी वॉश में। उनकी पूरी नेवी और पूरा जो शिप है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर उसमें जो ट्रीटी है, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस में ऐसा बोला गया है कि जो चंद्रनौर और पौंडीचेरी के जो 2 इलाके हैं वो फ्रांस को वापस कर दिए जाएंगे। जो थोड़ी बहुत फैक्ट्रीज फ्रांस की हैं वो सारी फैक्ट्रीज में उनको ट्रेड करने दिया जाएगा, लेकिन उनको कोई भी किला बनाने की परमिशन नहीं है, या वो लोग फोर्ट नहीं बना सकते हैं। और फोर्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फोर्ट आपको प्रोटेक्ट करती है जब अटैक होता है। तो ब्रिटिशर्स लोगों ने एक तरीके से ये बता दिया कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रेड रेड करना है तो ठीक है, पौंडीचेरी में रहकर ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने सब कुछ कब्जा कर लिया था थर्ड कार्नेटिक वॉर में, बताया ना बांदी वॉश में ब्रिटिशर्स ने सब कुछ कब्जा कर लिया था फ्रेंच का। लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने जो पौंडीचेरी और चंद्रनौर है वो वापस लौटा दिया, और बोला कि तुम लोग को थोड़ा बहुत ट्रेड करना है तो तुम लोग कर लो, लेकिन तुम लोग कोई आर्मी नहीं रखोगे, कोई फोर्ट नहीं बनाओगे। और यहाँ पर जो तुम इंडियन एम्पायर को बढ़ाने की सोच रहे हो और यहाँ पे जो फ्रेंच एम्पायर बनाने की सोच रहे हो वो सारे सपने भूल जाओ, ये काम केवल ब्रिटिशर्स ही कर सकते हैं। तो एक तरीके से थर्ड कार्नेटिक वॉर में ये प्रूव हो गया कि ब्रिटिशर्स ही डोमिनेंट पावर रहेंगे इंडिया में, और ब्रिटिशर्स ही होंगे जो इंडिया को रूल करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर यानी 1763 तक आते आते इंडिया में ये क्लियर हो गया कि असली कौन राजा बनेगा। तो 1763 यानी 18th सेंचुरी के मिडिल की बात चल रही है। अब तक भर में पता चल गया है कि ब्रिटिशर्स ही हैं जो इंडिया को कंट्रोल करेंगे आगे चल के। तो 1763 तक तीनों पावर है इंडिया से गायब हो चुकी हैं, चाहे वो डच हो, चाहे पोर्तुगीज हो, चाहे वो फ्रेंच। अब बचे अकेले ब्रिटिशर्स। तो अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया के साथ क्या सुलूक करेंगे 1763 के बाद। अब जब ब्रिटिशर्स सारे बैटल जीतते रहे, उन्होंने डच को भी भगा दिया, उन्होंने पौंडीचेरी मतलब पोर्तुगीज को भी उन्होंने बढ़ने नहीं दिया इंडिया में, और फ्रांस को भी उन्होंने भगा दिया। तो वो लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए अब तक कि अरे जो भी इंडिया में आता है हम तो उसको भगा देते हैं, तो हम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं, अब हमसे कौन ज्यादा टकराएगा। तो अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स लोगों में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब वो लोग धीरे 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 इंडिया की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको लगता है कि दे आर दी डी फैक्टो रूलर ऑफ इंडिया। डी फैक्टो मतलब कोई और है ही नहीं उनके अलावा, जिसको डी फैक्टो का मतलब बोलते हैं लॉजिकली या फिर राइटफुल, जिसके पास असली राइट है इंडिया को रूल करने का, वो कोई और नहीं है, ब्रिटिशर्स ही है। तो अब उसके बाद एक और फाइनल बैटल होगा। अब ब्रिटिशर्स के वो मौका फाइनली मिला है। पहले तो उन्होंने क्या किया, इंडियन रूलर्स के साथ मिल करके फ्रांस को हराया और फ्रांस को भगा दिया। अब हम ये देखेंगे कि वो लोग अपनी आर्मी से खुद इंडियंस पर ही अटैक करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे इंडियन किंग्स को हटा करके खुद ही रूल करने लग जाते हैं। तो देखो उनकी चालाकी, पहले वो ट्रेडर बन के आए, फिर उन्होंने लोकल राजाओं से दोस्ती करके बाकी सारे लोगों को भगा दिया, डच को, पोर्तुगीज को, फ्रेंच को। अभी देखा ना कार्नेटिक वॉर में सपोर्ट करा उन्होंने हैदराबाद को। एक बार जब उनको ये सब तसल्ली मिल गई कि बाहर के सारे लोग जा चुके हैं, अब केवल इंडियंस बचे हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे इंडियंस को ही आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, और इंडियन राजाओं को रास्ते से हटा करके खुद ही जगह जगह पे कंट्रोल पूरा करने लगे, और धीरे धीरे सारे किंग को हटा करके खुद कंट्रोल ले लिया पूरे इंडिया का। दैट्स हाउ दे प्लेड। तभी उनको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। बहुत अच्छा खेलते थे वो लोग कि बांटो और राज करो। ठीक है, चलो फिर मैं इसको एंड कर रही हूँ मीटिंग को, रिज्वाइन करो, फिर बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर की।
लेट्स सी आगे क्या करेंगे ब्रिटिशर्स फ्रेंच को भगाने के बाद।